अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है और आज की इस वीडियो में इसके एपिसोड 67 का रिव्यू किया जाएगा। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने 2 वीडियोस पहले अपनी एक वीडियो जो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी पर बनाई थी उसमें कहा था कि मुझे लग रहा है कि सुल्तान फातेह के राइटर्स ने बोज़दैक प्रोडक्शन के राइटर्स की तरह कहानी के मामले में कलाबाजियां खानी शुरू कर दी हैं, इसलिए सिनेरियोस अजीब से हो गए हैं। या तो राइटर्स जानबूझकर इस तरह की कंट्रोवर्सीज बना रहे हैं या फिर ये उनके कोई रैंडम आइडियाज हैं, तो मालूम नहीं हो पा रहा। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राइटर्स को क्या हो गया है, क्योंकि वो या तो ऐसे सिनेरियोस दिखा रहे हैं जिनका तारीख में कोई वजूद ही नहीं। मिसाल के तौर पर गुलशा खातून को उम्मीद से दिखा दिया गया है, हालांकि तारीख के मुताबिक गुलशा खातून का एक ही बेटा था जिसका नाम शहजादा मुस्तफा था, और एक बेटा चचक खातून से हुआ यानी कि प्रिंसेस रोज से, जिनका नाम शहजादा जैम था। तीसरे बेटे का नाम बायजीद था। जबकि नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह की एक बेटी भी थी जो कि गुलबहार खातून से हुई थी और उसका नाम गौहरहान खातून था। तो गुलबहार खातून को उम्मीद से दिखाने के बजाय यहाँ गुलशा खातून को दिखाया जा रहा है, जबकि गुलबहार खातून को बिल्कुल ही गायब कर दिया गया है। तो क्या जिस तरह कुरुलिश उस्मान में बाला खातून की एक फेक बेटी दिखा दी गई जिसका नाम हलीमा खातून था और जिसका तारीख में कोई वजूद भी नहीं था, तो क्या सुल्तान फातेह के राइटर्स भी गुलबहार खातून की बेटी को गुलशा खातून की बेटी दिखा देंगे? तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, जबकि यहाँ दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि राइटर्स का ये कोई वक्ती आइडिया हो और वो बच्चा पैदा होने से पहले ही फौत हो जाए। और इसके अलावा भी कई और खामियां हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में बात होगी। और ये वाली एपिसोड पिछले एपिसोड से काफी मुख्तलिफ थी, खास तौर पर रफ्तार के लिहाज से, क्योंकि इस बार कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। मिसाल के तौर पर सुल्तान जहां मुल्ला लुत्फी के साथ बात करते हुए महमूद पाशा के मामले में दीवान बुलाने का ऐलान करते हैं, तो अगले ही सीन में दीवान दिखा दिया गया, दरमियान में किसी भी किस्म की इंटरप्शन के बगैर और बगैर किसी इंट्रोडक्शन के कहानी सीधा बड़े बड़े किरदारों के टकराव की तरफ चली गई है। इस एपिसोड में भी ज्यादा जोर सियासत पर था और साजिशें, अहम फैसले और पर्दे के पीछे होने वाली चालें, ये सब देखते हुए हर किरदार अपनी ताकत मनवाने की कोशिश करता नजर आया। इसी वजह से ये एपिसोड जरा सीरियस और वजनी लगी और आखिर तक हमारा इंटरेस्ट भी बरकरार रहा। लेकिन इतनी मजबूत रफ्तार के बावजूद एक बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी, और वो महमूद पाशा वाला मामला है। और मेरी बेचैनी की वजह यही है कि तारीख के मुताबिक अभी महमूद पाशा की जिलावतनी का वक्त आने में कई साल बाकी थे, क्योंकि वो वक्त 1468 ईस्वी में आया था, जबकि ये सीरीज 1462 ईस्वी के हिसाब से चल रही है। इसके अलावा यनीचरी की अपने सदर आजम के खिलाफ बगावत जो इस सीरीज में दिखाई जा रही है, ये सबसे बेवकूफाना चीज है, क्योंकि यनीचरी महमूद पाशा के सबसे जबरदस्त सपोर्टर्स थे। और अगर सुल्तान ने महमूद पाशा के खिलाफ ये प्लान बनाया था, तो यनीचरियों को उसके खिलाफ दिखाना लॉजिकल नहीं है। शायद राइटर्स महमूद पाशा को उसका अलग से सिनेरियो देना चाह रहे थे और मुहिम से पहले वो सदर आजम के तौर पर अपनी वजारत हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मुझे ये तवक्को थी कि सुल्तान फातेह दीवान से महमूद पाशा को निकाल कर दीवान को अगले दिन तक मुलतवी कर देंगे, और जिस तरह जानदारले को दूसरी बार वजारत का ओहदा दिया था, इसी तरह महमूद पाशा को भी दोबारा से सदर आजम बना देंगे। और वैसे भी व्यूअर्स को याद रखना चाहिए कि जब तक आत्माजा जिंदा है तब तक किसी भी सदर आजम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं हैरान हूँ कि महमूद पाशा के इल्म में आ गया था कि आत्माजा ने जानदारले के खिलाफ गवाही दी है, इसके बावजूद उसने आत्माजा को अपने साथ रख लिया। और महमूद पाशा के सिनेरियो के मामले में बेचैनी की दूसरी वजह यह है कि महमूद पाशा को हटाकर इसहाक को वजीर आजम नहीं बनाया गया था, बल्कि मोहम्मद रूम पाशा को वजीर आजम बनाया गया था। हम राइटर्स की तरफ से किसी ऐसी हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये तो एक्चुअल कोर्स ऑफ हिस्ट्री के साथ चला करते थे। इन्हें क्या हो गया? आते हैं इसहाक पाशा की तरफ, तो इसहाक पाशा का पहला दीवान खासा हंगामा खेज रहा, और मुझे यही लग रहा है कि ये ज्यादा अरसे तक इस सदर आजम की पोस्ट पर नहीं टिक सकेगा। वैसे भी इसहाक पाशा सदर आजम की कुर्सी के लिए बिल्कुल भी मुनासिब शख्स नहीं था। ज़ैनौस, दुआन, हुसैन और हर कोई इसहाक के खिलाफ है। लगता है कि महमूद पाशा बगैर किसी मेहनत के उसे क्रश करके रख देगा और जल्द ही मैदान में वापस आ जाएगा। और इसहाक यनीचरियों के औजाक में बिल्कुल उस तरह बिहेव कर रहा था जैसे आप इतवार बाजार से कोई सस्ता सा जानदारली उठा लाए हो, और लगता है कि उसका ये संदूकों वाला मामला भी उसके गले पड़ जाएगा। और नाज़रीन इकराम, इसी किस्त में आलम दीन मोहम्मद अली काशची के रोल में उज़्बेकिस्तान के मशहूर म्यूजिशियन और अदाकार जवाहिर ज़ोकिरोफ ने आना था, और वो आ गए। और यही इस एपिसोड की सबसे अच्छी चीज़ थी कि ख्वाजा अली काशची जैसे नामवर आलम दीन को लाया गया।
और सुल्तान फातेह की मुहिम के रूट के मामले में जिस तरह उनके इल्म फल्कियात से फायदा उठाया जाएगा, ये दिलचस्प तफसील होगी। हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर अय्यूब गो खान ऐसे अदाकारों को लाते रहते हैं जो वही किरदार प्ले करते हैं जो उन्हीं की कौम से हों, और मैंने अब तक ऐसी कोई प्रोडक्शन कंपनी नहीं देखी जो गैर मुल्की अदाकारों को इतनी कसरत से किसी सीरीज में लाई हो। ये सुल्तान फातेह सीरीज में ही ऐसा होता है। और दूसरी बेहतरीन चीज जो इस एपिसोड में दिखाई गई वो बहादुर पाशा का पूरा नाम है, यानी कि रुमेलिया के बेलर बे बहादुर हमजा पाशा। पहले हम इन्हें बहादुर पाशा के नाम से जानते थे, लेकिन अब हमजा का इजाफा करके इसे बहादुर हमजा पाशा में बदल दिया गया है, जिसकी वजह से ये वही किरदार बन गया है जिनकी विलाद ने बेरहमी से जिंदा की खाल उतरवाई थी। तो राइटर्स ने ये बेहतरीन काम किया है, और यही तरीका हम कुरुल्श उस्मान में भी उम्मीद रखे हुए थे कि अपनाया जाएगा, खासतौर पर जरकोताय और बोरान के मामले में, कि उनके नाम के साथ किसी तारीखी आल्म का नाम लगा दिया जाए। लेकिन महमद बोजदाई की सोचने की सलाहियत जरा मुख्तलिफ है। तो नाज़रीन इकराम, राइटर्स से यही गुजारिश है कि थोड़ा बहुत ड्रामा इस सीरीज में शामिल कर दें तो खैर है, लेकिन तारीख की टांगे मत तोड़ें। लेकिन इसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि डायरेक्शन और सियासी प्रेशर के लिहाज से एपिसोड बहुत अच्छी थी। हर मंजर में टेंशन थी, डायलॉग्स भी पावरफुल थे, और किरदार एक वाज़े मकसद के साथ आगे बढ़ रहे थे जो इस ड्रामे की पॉजिटिव साइड है। लेकिन ऐसा लगता है कि विलाद का किरदार फ्रीज होकर रह गया है। इससे ज्यादा खतरनाक तो वो सुल्तान फातेह के कैंप में रहकर हमें लग रहा था। तो राइटर्स से यही गुजारिश है कि विलाद के किरदार के मामले में एक ठहराव सा आ गया है, तो इस तरफ तवज्जो दें, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि अच्छी तारीख और मजबूत सिनेरियोस ही किसी सीरीज या कैरेक्टर को यादगार बनाते हैं, ना कि जल्दबाजी या वाकयात को अचानक से बदल देना। उम्मीद है कि इन सारी बातों की तरफ तवज्जो दी जाएगी और राइटर्स आगे जाकर इन सिनेरियोज में तब्दीली कर देंगे। जहां तक मलका कैटरीना की उस डील का ताल्लुक है जो वो यहूदियों से करके सोना लेकर आ रही है, तो चूंकि बोस्निया की जंग तो होनी ही है, तो मुझे लगता है कि मलका कैटरीना या तो किसी तरह वो सोना बचाकर निकालने में कामयाब हो जाएगी, या फिर गल्ला तोबा हिफाजत बोस्निया की बंदरगाह पर पहुंच ही जाएगा। तो आने वाली किस्त में हंगरी के किंग मैथियास की शायद एंट्री होने वाली है, और वो भी अपनी फौज के साथ। और नाज़रीन इकराम, एपिसोड 67 की रेटिंग स्टेबल रही और बहुत थोड़ी सी कमी के साथ टोटल में 4.04 रही। चूँकि अभी सुल्तान फातेह किसी मुहिम की तरफ पेशकदमी नहीं कर रहे, तो इसलिए रेटिंग भी एक जगह पर रुकी हुई है। हो सकता है कि जब सुल्तान फातेह बोस्निया की मुहिम के लिए रवाना हो तब रेटिंग में कोई हलचल नजर आए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो था मेरा आज का रिव्यू। वीडियो के बारे में अपने राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।